मौत छुपकर क्यों आती है, बहुत पुरानी बात है। महिपालपुर में एक दंपति थी। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बहुत ही सुंदर था। उसे नाम दिया शिव प्रताप सिंह। चंद्रकलाओं के समान बच्चा दिन दूना रात चौगुना बने लगा। शिव प्रताप सिंह को एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। स्कूल उनके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, अतः शिव प्रताप सिंह को आने जाने में दिक्कत थी। इस दिक्कत के चलते वह केवल 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सका। आगे की शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता, जो उसके पिता ने अच्छा नहीं समझा। शिव प्रताप सिंह अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। इस तरह अब तक शिव प्रताप सिंह उम्र के 16 वर्ष पूरे कर चुका था। शिव प्रताप सिंह को किसी काम से शहर जाना था। वो घर से शहर के लिए रवाना हो गया। शहर वो गया तो अपने काम से था, मगर वहां पहुंचा तो पता चला मिलिट्री की भर्ती हो रही है। उसने भी अपना नाम लिखवा दिया। 2-3 घंटे में शारीरिक नापतौल व फिटनेस की जांच के बाद फिजिकल दौड़ आदि सब समापन हो गया। जब नतीजे घोषित किए तो शिव प्रताप सिंह बहुत खुश था। उसे मिलिट्री में भर्ती कर लिया गया था। शिव प्रताप सिंह को वहीं रोक लिया गया। उसके घर वालों को सूचित करा दिया। सूचना मिलने के बाद शिव प्रताप के माता पिता ने एक मिश्रित प्रतिक्रिया दी। वे बहुत खुश थे, उनका बेटा मिलिट्री में भर्ती जो हो गया था। दुखी थे, जाने से पहले वे उससे मिल न सके। अभी शिव प्रताप मात्र 16 वर्ष 6 महीने का था। उसके शरीर का गठन ऐसा था, वो इस उम्र में भी 20 वर्ष का एक जवान लगता था। शिव प्रताप को उसकी काबिलियत और ट्रेनर की अनुशंसा के आधार पर सूबेदार का पद मिला। शिव प्रताप सिंह ने बड़ी लगन और मेहनत से कार्य किया। इस बात का उसे बहुत बड़ा फायदा मिला। जहां मिलिट्री के जवानों को 6 महीने से पहले कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, यह मौका उसे 3 माह बाद ही मिल गया था। शिव प्रताप सिंह अपने माता पिता से मिल भी गया और उन्हें पता भी गया मिलिट्री की नौकरी मात्र 5 वर्ष तक ही करनी है। अपनी ड्यूटी पर वापसी के बाद पुनः वो अपने देश की सेवा में तल्लीनता के साथ लग गया। सूबेदार शिव प्रताप सिंह का व्यवहार सभी साथी और अधिकारियों के साथ बहुत ही मधुर था। वह अपना काम बड़े साहस के साथ करता रहा। पता ही नहीं चला कब उसके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। सूबेदार को सुबह एक दिन पहले बुलाकर बता दिया, आज तुम आराम करो, कल आपकी सेवानिवृत्ति है, कल सुबह आपको सेवा से फुर्सत कर दिया जाएगा। उस दिन सूबेदार बहुत ही सुस्त रहा। साथियों से बिछोह को लेकर भी दुखी था। खुशी थी, चलो घर माता पिता के साथ रहेंगे। अगले दिन सूबेदार को बुलाया और एक पार्टी आयोजित करके विदाई कर दी। इस मौके पर उसे एक बड़ी टार्च, एक पिस्टल तथा कारतूसों से लैस कमर पेटी भेंट की गई। सूबेदार अब ये सामान लेकर वहां से विदा हो लिया। सूबेदार अपने घर के लिए चला जा रहा था। पैदल की रास्ता थी। वो शानमा तक एक शहर में पहुंच गया। वहां उसने रात गुजारने के लिए एक छत की आवश्यकता थी। लोगों ने उसे शहर के जमींदार के पास भेज दिया। जिस शहर में सूबेदार रुक रहा था उसका नाम इस समय भूतगढ़ था। पहले उसका नाम सुंदरगढ़ था। भूतगढ़ बने के पीछे का रहस्य अगले भाग में प्रकाशित किया जाएगा। मौत छुपकर क्यों आती है, तो सूबेदार शिव प्रताप सिंह भूतगढ़ में पहुंचकर अपने रहने के लिए एक छत देख रहा था। गांव वालों के कहने पर वह जमींदार के घर पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जमींदार से अपनी बात बताई। जमींदार ने कहा, जगह तो है, मैं तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा क्योंकि वहां पर भूतों ने अपना डेरा जमा लिया है। इतना सुनकर सूबेदार शिव प्रताप सिंह ने कहा, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता, अतः आप मुझे वहां जाने दें। जाने से पहले मेरी एक विनती है, मुझे खाने के लिए कुछ अखरोट और जलाने के लिए एक पैकेट मोमबत्ती और माचिस दे दीजिए। इतना सामान लेकर फौजी जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। अपने लिए जगह की साफ सफाई करके मोमबत्ती जलाई, आसन लगाकर उस पर बैठ गया और अखरोट खाने लगा। फौजी को नींद की कोई चिंता नहीं थी।
वह 3 रात तक जाग सकता था, इसलिए आराम से बैठा हुआ अखरोट तो तोड़कर खाता रहा। जब रात्रि के 12 बजे तो भूतों ने एक अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। इस पर उस फौजी सूबेदार ने भूतों से कहा, मैं एक फौजी हूँ, मैं भूतों से नहीं डरता, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे जब खाओगे पहले उस चीज को खाकर दिखाओ जिसे मैं खा रहा हूँ। इस पर भूतों का सरदार सामने आ गया और बोला, ऐसी क्या चीज है जिसे हम नहीं खा सकते। इस पर फौजी सूबेदार ने कहा, अगर कोई शर्त रखो तो मैं तुम्हें वह चीज दूं। तो भूतों के सरदार ने कहा, मेरे पास एक जादुई थैली है, मैं तुम्हें वह जादुई थैली दूंगा। फौजी ने कहा, ये जादुई थैली क्या क्या काम कर सकती है। तब भूतों के सरदार ने कहा, इस थैली को अपने हाथ के ऊपर रखकर इससे जो मांगो मिलेगा। कैसे? तब सरदार ने बताया, थैली हाथ पर रखकर कहना, भूतों के सरदार की थैली हमें फला चीज चाहिए, तुम जो चीज मांगोगे वही इस थैली में हाजिर हो जाएगी। फौजी ने कहा, मैं कैसे इस बात का विश्वास करूं? तब भूतों के सरदार ने कहा, हम भूत कभी झूठ नहीं बोलते, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हम सारे इसमें बंद होकर तुम्हें दिखा सकते हैं। तब भूतों के सरदार ने वह थैली फौजी सूबेदार को देकर कहा, अब तुम आजमा के देख लो। जब फौजी ने कहा, हे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इन सारे भूतों को अपने अंदर कर ले। फौजी का इतना कहना था कि सारे भूत एक एक करके उस थैली के अंदर आ गए। अब अंदर से भूतों का सरदार बोला, अरे मनुष्य, तुझे हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं? फौजी सूबेदार ने कहा, हाँ अब विश्वास है। तो भूतों के सरदार ने कहा, जल्दी करो, हमें भूख लगी है, वह चीज दो जिसे हम खाकर तुमसे जीते। भूत भूखे थे और सूबेदार उन्हें परेशान कर ही रहा था। तब भूतों के सरदार ने सूबेदार से वो चीज मांगी। भूतों के सरदार ने कहा, जल्दी दो, उसे खाकर फिर तुम्हें खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। फौजी सूबेदार ने अखरोट की थैली से एक पिस्टल का कारतूस निकाल के उसको दे दिया। भूतों का सरदार उसे खाने की चेष्टा करता रहा, चबाता गया, लेकिन उस पीतल से बने कारतूस का क्या बिगड़ना था, उसका कुछ भी नहीं हुआ। चबाने से वह चपटा हो गया। अब शर्त के मुताबिक भूतों के सरदार ने वो थैली उस फौजी सूबेदार को दे दी। फौजी सूबेदार ने अपनी चालाकी से फिर भूतों के सरदार को कहा, मैं इस थैली को पर कैसे विश्वास करूं? इस पर भूतों के सरदार ने कहा, तुम मनुष्य कभी किसी के विश्वास पात्र नहीं बन सकते, चलो जो करना है करो, हम यहीं पर हैं। इतना सुनते ही फौजी सूबेदार ने थैली हाथ में लेकर कहा, हेरी भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इन सभी भूतों को अपने अंदर ले ले। फौजी सूबेदार का इतना कहना था कि सारे के सारे भूत एक एक करके उस थैली में समा गए। फौजी ने कहा, देख लो भूतों के सरदार, कोई बाहर तो नहीं। इस पर भूतों का सरदार नाराज हुआ और बोला, तुम मनुष्यों के अंदर यही कमी है, किसी का विश्वास नहीं करते। अरे भाई, हम सभी इसके अंदर हैं। इतना सुनते ही फौजी सूबेदार ने उस थैली के मुंह को बंद कर दिया और कसकर गांठ लगा दी। उसके बाद अपने सर के नीचे तकिए की तरह लगाकर सोने लगा था। उसके बाद से ही उस नगर का नाम सुंदरगढ़ से भूतगढ़ पड़ गया था। वह मकान खाली पड़ा हुआ था। मौत छुपकर क्यों आती है 3। भूतों का सरदार शर्त के मुताबिक अपनी जादुई थैली सूबेदार शिवप्रताप सिंह को दे देता है। सूबेदार भी उस थैली को परखने के नाम पर उसमें सारे भूतों को बंद कर लेता है। उसके बाद चने के मूल को बंद करके जंग से गांठ लगाकर अपने सर के नीचे रख के सो जाता है। अब आगे जब सुबह जमींदार अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ उस फौजी की नरकंकाल को वहां से उठाकर दफना दो, तो उसके नौकर जाकर उसे बैठा हुआ पाते हैं। ये देखकर वह अचंभे में पड़ जाते हैं। नौकर शिवप्रसाद सिंह से कहते हैं, आपको जमींदार साहब ने याद किया है। इतना सुनकर सूबेदार कहता है, भाई हम फौजी हैं और सारा काम अपने हिसाब से करते हैं।
स्नान ध्यान करने के बाद हम जमींदार साहब के पास आएंगे। अंततः सूबेदार स्नान ध्यान करने के बाद आराम से जमींदार साहब के पास जाता है। अपने मूंछों पर ताव देकर जमींदार के कहने के मुताबिक उसके सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह फौजी सूबेदार उस जमींदार से कहता है, जमींदार साहब अब आप अपने मकान में बड़े आराम से रह सकते हैं। उसमें अब कोई भूत बला नहीं मिलेगी। ये सुनकर सूबेदार बड़ा प्रसन्न होता है। जमींदार फौजी सूबेदार को कुछ इनाम देने की कोशिश करता है। इस पर फौजी साहूकार से कहता है, जमींदार साहब मैंने देश की सेवा में 5 वर्ष लगाए हैं। जब उन्होंने मुझे जितना दिया उतना काफी है। उसी की बदौलत मैंने आज आपकी हवेली भूतों से खाली कराई है, अन्यथा किसी में हिम्मत नहीं थी आपकी हवेली खाली हो जाती। वह हमेशा भूतों से ही भरी रहती और यह भूतगढ़ दोबारा कभी सुंदरगढ़ नहीं बन पाता। इस बात की चर्चा आग की तरह पूरे नगर में फैल गई और लोगों ने सुंदरगढ़ को भूतगढ़ कहना छोड़ दिया। इसके बाद फौजी सूबेदार थैली को लेकर एक लोहार के पास पहुंचा। फौजी ने थैली को लोहार के अरहान पर रख दिया। उसके बाद लोहार से बोला, इस थैली के ऊपर घन चलाओ। जैसे ही थैली के ऊपर घन चलता अंदर से भूत चिल्लाते। जब भूत अच्छी तरह से परेशान हो गए, फौजी ने कहा, भूतों के सरदार मैं तुझसे एक बात कहता हूँ जो तूने ही कही थी। मनुष्य कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, मैं भी तेरे पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मैं तुझे जब छोड़ूंगा जब तू ये वादा करेगा कि इस नगर के 12 कोस के दरमियान इधर से उधर तेरी कहीं सूरत नजर नहीं आएगी। इतना सुनने के बाद भूतों का सरदार और सारे भूत बोले, हे सूबेदार हमें तेरी बात मंजूर है, हमारी जान बख्श दे। तो फौजी ने लोहार से घन चलाना बंद करा दिया। सूबेदार ने उस थैली का मुंह खोल दिया। सारे के सारे भूत एक एक करके उसमें से निकलकर भाग दिए। भागते 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 इतनी दूर पहुंच गए कि वह इस नगर के 12 कोस के दायरे में भी नहीं आ सकते थे। उसके बाद इनाम देने के लिए उस जादुई थैली को अपने हाथ में लिया और बोला, हे भूतों के सरदार की जादुई थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो 2 बत्तख और 2 दारू की बोतल इसके अंदर आनी चाहिए। सूबेदार के कहने की देर थी कि उसकी थैली भारी हो गई। उसने देखा उसमें जो बत्तख और 2 दारू की बोतल आ चुकी है। सूबेदार ने दोनों लोहार को देकर उसे कहा, भैया इनको भून लो। एक बत्तख और एक बोतल उसको दे दी। भुनी हुई एक बत्तख लेखा पीकर आराम से वहां से अपने घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर अपने माँ बाप से मिला। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश थे। रिटायर्ड सूबेदार फौजी के पिता ने उसकी शादी करा दी। सूबेदार शादी के बाद अपने परिवार के साथ रहता और खेती करता। गांव में सब उसे फौजी ही कहते थे। फौजी हमेशा अपने खेतों की देखभाल करता और उसमें अच्छे से अच्छे फसल पैदा कर रहा था। फौजी ने नई नई तकनीक लगाकर फसलें पैदा की और गांव वालों को भी वैसी खेती करने के लिए प्रेरित किया। इधर इस बीच फौजी के एक बेटा पैदा हो गया। जब फौजी के बेटा पैदा हो गया तो उसने गांव वालों को एक बहुत बड़ी दावत दी। एक दिन फौजी अपने खेतों पर काम कर रहा था। उसका बेटा पढ़ने गया हुआ था। अचानक मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका। मैंने तुम्हारे पास 3 मैसेज भेजे, तुमने सभी को नजरअंदाज कर दिया। इस पर फौजी कहने लगा, मेरे पास तो आपका कोई संदेशा नहीं आया। तब मौत ने कहा, मैंने पहला संदेशा उस समय भेजा था जब तेरे बाल सफेद हुए थे। दूसरा संदेशा उस वक्त भेजा था जब तेरे मुंह के दांत बाहर निकल गए थे। तीसरा संदेशा उस समय भेजा जब तुझे आंखों से कम नजर आने लगा था। फौजी बोला, मैं तो अनजान था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मेरे संदेश हैं। तब मौत कहने लगी, मैं किस किस को बताऊंगी। सभी सहज अंदाज लगा लेते हैं कि अब हम वृद्ध हो चले हैं, अब हमें मौत भी आएगी। तब साहूकार ने विनम्रता से मौत से कहा, मुझे कुछ समय की मोहलत दो। तब मौत ने पूछा, तुझे कितनी मोहलत चाहिए।
फौजी ने कहा मेरे बेटे की शादी हो जाने दो और घर में उसकी बहू का जाने दो। मौत बोली चल ठीक है। इतना कहकर मौत वापस चली गई। जब फौजी के बेटे की शादी हो गई और उसके घर पर बहू आ गई तो मौत ने दोबारा आकर उसके सामने दस्तक दे दी। अब मौत से कहने लगी ओ फौजी तेरे घर में बेटे की बहू आ गई है, अब तू चल। तो फौजी बोला मौत मेरे ऊपर एक कृपा और कर दो। तब मौत बोली क्या चाहता है? फौजी ने कहा मुझे खास कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बच्चे का मुंह देख लूं। मौत बोली चल ठीक है, ऐसा ही होगा। इतने दिनों के लिए मौत ने उसे छोड़ दिया। जब फौजी के बेटे की शादी हुई और कुछ समय उपरांत मौत आ गई और बोली फौजी जो तूने कहा वह हो गया, अब तू मेरे साथ चल, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जब मौत ने ज्यादा दबाव दिया, फौजी के बुढ़े दिमाग ने काम किया और उसे जादुई थैली की याद आ गई। उसने जादुई थैली को हाथ में लिया और बोला हेरे भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इस मौत को इसके अंदर कर दे। सूबेदार के कहने की देर थी मौत थैली के अंदर। जैसे ही मौत थैली के अंदर पहुंची सूबेदार ने थैली को कसकर बांध दिया। अब सूबेदार ने एक बक्सा बनवाया, थैली को उसके अंदर रखा और उसे एक नहर में छोड़ दिया।